कई बार कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं या केंद्रीय दायित्वधारी कोई कार्यकर्ता बैठे हैं, घंटे भर से बैठे हैं, और फिर बहुत सारे वक्ताओं का बीच में प्रबोधन चालू हो जाता है और अंत में जाकर के कोई बहुत कम समय उनको मिल पाता है। मेरी आप सबसे आग्रह है कि एक एक व्यवस्था है अपने संगठन की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर कार्यक्रम में उपस्थित हो ये संभव नहीं है और ऐसी अपेक्षा भी हम सबको नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि उनकी स्वीकृति मिलती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सबके गौरव हैं, उनकी गरिमा है। वो कार्यक्रम के मूल बिंदु में उनका वक्तव्य होना चाहिए। उनको उनकी इच्छा के अनुसार कितना समय आवश्यक है उतना समय उनको मिलना चाहिए। ये सब बात हम सबको सभी को ध्यान में रखनी चाहिए आगे भविष्य में। आज हमको इन परिस्थितियों में एक वैज्ञानिक तरीके से जो पाथेय हो सकता है, डॉक्टर ललित जी अपने को देने वाले हैं। पिछले साल भर से हम लोग कोरोना से संघर्ष करने का बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। संघर्ष कैसे किया जाता है और ये रण क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, वो हम उसके सब साक्षी हैं। जब पहली वेव चली थी और वो समापन की ओर थी, तो हम सब बड़े प्रसन्न थे कि कोरोना से मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद कोरोना वापस प्रकट हो गया। हम सब ने भी इस कोरोना से निपटने के लिए जो जो गाइडलाइंस हम सबको जारी की गई थी उसका पालन करना छोड़ दिया, यानी अनुशासन का पालन नहीं किया। उसी प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं, शायद उन्होंने भी ये समझा कि अब कोरोना नहीं आएगा, तो जिस द्रुत गति से कोरोना से निपटने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें कहीं कहीं थोड़ी कमी रही। लेकिन काम करने से ही सीख मिलती है। गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन गलती हो जाने के बाद उस गलती से शिक्षा लेकर के गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये अति महत्वपूर्ण है। और इसलिए दूसरी वेव उतार पर है। कहते हैं कि कुछ 10-15 दिन में ये वेव भी शायद अपने बंधन से हमको बहुत कुछ मुक्त कर चुकेगी। लेकिन साथ के साथ में कुछ आशंकाएं भी हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। कई मत हैं जो बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि थर्ड फेज आने वाली है, जरूर आएगी। कुछ मत ये कह रहे हैं कि इस थर्ड वेव का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक पड़ने वाला है। कुछ इसको नहीं भी मानते हैं। हमें भी नहीं मालूम है क्या होने वाला है और क्या इसका प्रभाव होने वाला है। लेकिन पिछली जो घटना घटी है उससे सीख लेकर के वेव आए या नहीं आए, इसका प्रभाव ए बी सी किस पर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इस बार हम तैयारी में कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए जो भी समय हमको महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय मिला है, इस 2-3 महीने के कालखंड में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते इस थर्ड वेव से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, क्या क्या साधनों का उपयोग कर सकते हैं, किस किस प्रकार के साहित्य की रचना कर सकते हैं जिसको हम जनता तक, जनता जनार्दन तक, घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इसके दुष्परिणामों से हम अपने देश के नागरिकों को बचा सकें। इसलिए भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता अभी से इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये हमारे जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, ये तनाव से मुक्ति के कारण बताने वाले हैं। और ये बात ठीक है, वो टेक्निकल तरीके से डॉक्टर महोदय हैं ललित जी, वो अपने तरीके से बताएंगे उसको। लेकिन हम एक भारत विकास परिषद संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा समाज भी तनाव मुक्त हो जाए, इसलिए हम किस प्रकार की कार्य रचना समाज में खड़ी कर सकें, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकें, कार्यकर्ताओं का मन बना सकें और उनको किस प्रकार की योजना दे सकते हैं ताकि वो अभी से फील्ड में काम करने लग जाए। इसके लिए हम सबको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मैं कुछ निवेदन आप सबसे करूंगा, फिर जो हमारे दायित्वधारी कार्यकर्ता इसमें बैठे हुए हैं, जो नहीं है, उनके लिए भी हम एक जारी करने वाले हैं।
निकट भविष्य में, अगले सप्ताह में, ये सप्ताह भी प्रारंभ होगा कल से, तो इस सप्ताह में हम प्रांत के सभी दायित्वधारी जो पीएसटीज हैं उनके साथ और ऊपर के अधिकारियों के साथ में इस विषय पर गंभीर चिंतन करने के लिए बैठने वाले हैं। लेकिन आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूं कि इस हमारे संस्कार के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे रचना बनानी चाहिए, हम और आप सब अपने अनुभव के आधार पर, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर किस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना कर सकते हैं, उसके बारे में अब हमको विचार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और समय बहुत कम है, इसलिए उस कम समय में विचार करना, योजना बनाना और उस योजना को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएंगे तब जब हम अपने नीचे के सभी कार्यकर्ताओं को भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर देंगे तो हम नीचे पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए क्रमवार इन सब चीजों को हमको नीचे तक ले जाना है और आगामी 10 दिन के अंदर अंदर प्रांत के माध्यम से हर ब्रांच के कार्यकर्ता तक हमारा ये निवेदन पहुंच जाए कि इस आने वाले समय में हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या काम करने हैं। ये एक निवेदन आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। भारत विकास परिषद का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आप स्वयं भारत विकास परिषद का एक परिचय है। आप जो आचार व्यवहार करते हैं वो भारत विकास परिषद है। आपके मन में जो संवेदनशीलता ऐसे इश्यूज के बारे में है वो भारत विकास परिषद है। संवेदनशील होने के साथ समस्याओं से जूझना, उसमें से रास्ता निकालना, ये जो कार्य प्रणाली है ये भारत विकास परिषद है। और एक व्यक्ति नहीं, हजारों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इसी मनोभाव से खड़े हो जाएंगे, ऐसा दृष्टि देना, ये भारत विकास परिषद है। इसलिए भारत विकास परिषद का परिचय आप सबके हृदय में है और आप सबका जो चेहरे समाज के सामने हैं वो जीवंत भारत विकास परिषद है। इसलिए हम सब अपने आप को समाज के सामने जैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप वैसा ही प्रस्तुत करें जैसा आप हैं और भारत विकास परिषद है और भारत विकास परिषद चाहती है। यही भारत विकास परिषद का परिचय है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आने वाली वेव है इसका दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक होगा। उसका भी कारण बताया जा रहा है कि 18 साल से 45 साल तक के बच्चे और 45 साल से ऊपर के लोगों को काफी कुछ वैक्सीनेशन हो चुका है और 18 साल से 45 साल के बच्चों का, युवाओं का वैक्सीनेशन चल रहा है। आगामी 2-3 महीने में काफी बड़ी संख्या में ये वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन बच्चों पर अभी ये प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा सुलभ उस जो वायरस है कोरोना का, उसके लिए सुलभ कोई प्राणी है तो वो बच्चे होंगे। इसलिए कहा गया है कि बच्चों पर भी हमको विशेष ध्यान देना है। ये भी कहा गया है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो शासन चला रहा हो या संस्थाएं चला रही हो, उनको इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए पीआईसीयूज तैयार करने चाहिए। बच्चों के जो आईसीयू होते हैं उनको तैयार करना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा के जिस प्रकार की किल्लत पिछले दिनों में रही थी, वो किल्लत अपने को खुद के रिसोर्सेज जुटा करके उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए और पूरे देश भर में इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में महीने 2 महीने में ऑक्सीजन वाला विषय प्रत्येक अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या शासन से संचालित हो, सरकारी अस्पतालें हो, सब में प्रचुर मात्रा में इस प्रकार के संयंत्र लग चुके होंगे जिससे कि पर्याप्त ऑक्सीजन वो अस्पताल अपनी स्वयं की जनरेट कर सकेगा। तो ऑक्सीजन की पर्याप्तता हो जाएगी। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उपकरण और आवश्यक उपकरणों की जो आवश्यकता पड़ेगी, इसमें उनकी भी व्यवस्था सबको करनी है और विशेष करके पीआईसीयू तैयार करने हैं। जिस प्रकार के इन दिनों में आईसीयू, वेंटिलेटर्स, दूसरी चीजों की जरूरत पड़ी थी, वो की वही सब व्यवस्थाएं इनके साथ साथ बच्चों के लिए भी करनी है। इसके लिए भी पूरे देश भर में प्रयत्न प्रारंभ हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी मात्रा में अपने को तैयार होगा, मिल जाएगा। लेकिन भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है। ये जो बीमारी है अब ये गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। गांवों में बच्चों के ऊपर भी इसके प्रहार होने वाले हैं। गांवों में बड़ी मात्रा में लोग इससे पीड़ित हुए हैं। शहरों में व्यवस्थाएं अधिक हैं, गांवों में व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। तो किस प्रकार से हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं? अगर इस प्रकार के लक्षण दिखें तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं?
गांवों के लोग अल्प शिक्षित हैं। अल्प शिक्षित लोगों को हमारी शाखाओं के माध्यम से हम किस प्रकार से, जो कोरोना से जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको कोरोना से लड़ने का अनुभव है, वो अपने डॉक्टर्स भी हैं, वो नर्सिंग स्टाफ भी है, और हमारे जैसे लोग भी हैं। इन सब लोगों का उपयोग उन लोगों को जो ग्रामीण बेस्ड हैं लेकिन अल्प शिक्षित हैं, उनको वॉलंटियर के रूप में तैयार करने की हम कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? ये पहला विषय हमारे सबके ध्यान में रहना चाहिए। उनको मानसिक रूप से तैयार करना कि भाई प्रारंभिक अवस्था में अगर गांव में इस प्रकार के दृश्य दिखाई दिए तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उनको कुछ न कुछ ट्रेनिंग देना ताकि वो उसको शिक्षित कर सकें, समझा सकें। घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब का इलाज होगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे तो ऐसे ऐसे करना है। इस प्रकार की हम कुछ उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? शहरों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक पढ़ा लिखा वर्ग है और एक जो झुग्गी झोपड़ियों में और जो पिछड़ी बस्तियों के लोग हैं। जो पिछड़ी बस्तियों के लोग हैं वो भी लगभग उसी श्रेणी में आते हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनमें से भी लोगों को छांट करके किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी हम ट्रेनिंग के रूप में क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में बड़ी मात्रा में अगर वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किस प्रकार से हमारे लिए और इस महामारी से निपटने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसका हम सबको कुछ विशेष ध्यान रखना है। इसकी एक तो इसके लिए सीधा सीधा एक फार्मूला ये आता है कि भाई इसमें हम प्रबोधन, जागरूकता अभियान, शिक्षित करने का अभियान पहली चीज होगी, प्रबोधन। दूसरा आएगा प्रशिक्षण। उन लोगों को किस प्रकार से हम प्रशिक्षित कर सकते हैं जो सहयोगी बन जाएं। कई बार क्या है कि हर किसी को आईसीयू का नर्सिंग स्टाफ बनने का जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार मोरल बूस्टअप करने के लिए क्या हम कुछ लोगों को इस चिकित्सा में सहयोगी के रूप में कि वो पीपीई किट पहन करके 4 से 8 घंटे की, जहां भी हम उनको सहायता के लिए भेजेंगे, हमारे जो सेंटर्स अगर बनेंगे ग्रामीण क्षेत्र में 5-5, 7-7, 8-8 गांवों के बीच में एक एक सेंटर खड़ा होगा, जो बच्चे या जो भी लोग कोरोना से पीड़ित होंगे उनको वहां किस प्रकार से हैंडल किया जाए। इसमें सहयोग करने के लिए ऐसे जो नौजवान वॉलंटियर्स वहां के हैं गांव के, जो वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, छांट करके तैयार करके ट्रेनिंग दे करके उनको प्रशिक्षित किया जाए और वो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे का समय देने की मानसिकता रख लें। ऐसे कार्यकर्ता अपने को तैयार कर रहे हैं। तो पहला आएगा प्रबोधन। प्रबोधन के लिए कुछ साहित्य तैयार होगा, उसमें कुछ टिप्स होंगी, क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी होगी। इसमें एक विषय जो बच्चों का है, जैसे हमने अभी घर में कुछ हो जाता है तो कहते थे क्वारंटाइन हो जाइए आप, बड़े लोग तो आसानी से क्वारंटाइन हो जाते हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में बच्चे कोरोना से पीड़ित हुए तो बच्चों को मां से अलग करके क्वारंटाइन करना बड़ा कठिन काम है। ऐसी अवस्था में हमको क्या कार्यक्रम करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग दें, बच्चों को भी तैयार करें मानसिक रूप से। अगर ऐसा हो गया तो अपन को ऐसा करना है, माओ को तैयार करें कि भाई बच्चे से दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी तो अपने को कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं ऐसी अवस्था में, इस प्रकार की कुछ ट्रेनिंग की रचना हम कर सकते हैं क्या? उस ट्रेनिंग में हम साहित्य किस प्रकार का तैयार करें ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हो जाए। तो ऐसे ये जो प्रबोधन का काम है ये करना है, प्रशिक्षण का काम करना है, और उसके बाद में उपचार का काम करना। तो अब ये काफी कुछ सामने आ गया है कि कोरोना का उपचार एक स्ट्रेट लाइन है, काफी सारी चीजें इसमें कॉमन है। जब किट गांव गांव में बढ़ते हैं तो पता है कि कोरोना का उपचार हुआ तो क्या क्या चीजें देनी है, ये सबको मालूम हो चुका है। जब स्थिति ज्यादा बिगड़ती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो बाद में कोई चीज और जुड़ती है, वो विशेषज्ञों के बाद चली जाती है। लेकिन उपचार के बारे में छोटी मोटी जानकारी हम सबको हो, और उपचार करने के लिए हम अपने डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का सहयोग लेकर के हम बच्चों को और गांव जो रहते हैं उनको उस अपने सेंटर पर ही किस प्रकार से उनका उपचार किया जा सकता है, इसमें सहयोग करने के लायक हो जाए, थोड़ी बहुत जानकारी हमको हो जाए, ताकि हम समझा सकें और उनको गाइड कर सकें, और जो भी सेंटर पर अपना नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जो भी होगा उनकी हम मदद कर सकें। इसलिए प्रबोधन, प्रशिक्षण, उपचार, और चौथी चीज आएगी इसमें, इन सब के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अर्थ की आवश्यकता पड़ने भी वाली है। अपने अपने इलाके में अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सभी कार्यकर्ता, अब लोगों को मालूम चला है, इसलिए जब भी आह्वान किया जाता है तो समाज उठ करके खड़ा हो जाता है। और अब मेरे समझ में जिस प्रकार के अभी दिखता है कि कितने सारे लाखों की संख्या में कंसंट्रेटर्स जगह जगह पर, गांव गांव में, वनवासी क्षेत्र में, गांव गांव में हम अपने कार्यकर्ताओं ने कहां कहां से इकट्ठा करके पहुंचा दिए हैं। समाज एकदम आकर के खड़ा हो गया है।
जैसी जैसी जरूरत पड़ रही है समाज देने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन लेने वालों की सिद्धता, लेने वालों की जानकारी और उनका समर्पण, जिस काम के लिए वो काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से विशुद्ध होना चाहिए। अगर ये सब है तो हमको लोग भी खड़े होंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था के बारे में भी इसको चिंतन करना है। ये 4 बिंदु हैं जिनके बारे में हम सबको चर्चा करना है। छोटी सी चिंता की बात यह है, और आप लोग जो रचना बना सकते हैं, वो ये है कि बच्चों को अगर क्वारंटाइन किया जाए तो कौन कौन सी गतिविधियां ऐसी हैं जो बच्चों को हम बाहर से बैठ करके भी दे सकते हैं, जिसके कारण से उसका समय बहुत अच्छे ढंग से पास हो जाए, उसका मॉरल बूस्टअप रहे, उसमें निराशा का वातावरण नहीं आए, बीमारी से घबराहट उसमें नहीं हो। तो उसको हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं? क्या ड्राइंग पेंटिंग कोई तरीका हो सकता है जो आप करते आ रहे हैं, उसमें भी कुछ प्रकार का विषय दिया जा सकता है। कुछ पढ़ने के साहित्य की बात उनसे की जा सकती है। उसकी जो एकेडमिक्स के इश्यूज हैं जिसको वो पढ़ रहा है, उनको हम आगे कंटिन्यू किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई वाद विवाद प्रतियोगिता, माँ बाहर बैठी है, बेटा अंदर बैठा है, कुछ प्रश्नोत्तरी आपस में चालू हो गई है, क्या हम वो अंदर रह करके, कुछ लोग बाहर रह करके दिन में 2 बार हम जो पूजा अर्चना करते हैं तो आरती हम एक साथ कर सकते हैं क्या? यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें हम बच्चों को किस प्रकार से एंगेज कर सकते हैं। इसी प्रकार से माताओं को इसमें क्या करना है, क्या भूमिका निभानी है, इसके लिए भी हम उनको क्या जागरूकता के लिए टिप्स दे सकते हैं, इसके लिए हम सब सोचें, विचारें, और एक कंसोलिडेटेड कोई न कोई सब लोग आपस में शेयर करें और एक जगह भेजें। हर रीजन के हिसाब से जब बिंदु आ जाएंगे उनका उनका परीक्षण कर लें और उन बिंदुओं को फिर एक पंपलेट के रूप में बना करके घर घर में प्रसारित करें, ताकि लोग ऐसी जरूरत पड़े तो कुछ न कुछ काम करने के लिए आगे आ जाएं। ऐसे बिंदु हम सबके सामने हैं, और इसलिए छोटा सा विचार मैंने आप सबके सामने रखा है कि कोरोना गया नहीं है, उसकी आशंकाएं अभी 3rd फेज के रूप में बराबर हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। अब हम इसको किसी भी तरीके से लाइट मूड में नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। जो ढिलाई फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हम लोगों ने की है, वो ढिलाई किसी भी हालत में सेकंड और थर्ड वेव के बीच में नहीं होने देंगे। जो अनुशासन है उसका स्ट्रिक्ट पालन करेंगे। अगर हमको मास्क लगाना है तो हमको तो लगाना ही है। आप काम करके घर में जब प्रवेश करें तो एक प्रोटोकॉल बना लें कि बच्चों से तभी मिलेंगे जब आप कपड़े बदल के, नहा धो करके और फ्रेश होकर के आएंगे तो बच्चों से मिलेंगे। बच्चों से मिलेंगे तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना ही चाहिए। हमारा आग्रह हो कि बच्चों को भी मास्क लगाने का अभ्यास हो जाए। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका पालन हम सबको करना है आने वाले समय में, क्योंकि बच्चे जितने जल्दी से इसके शिकार हो सकेंगे तो वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए स्वयं अपन अनुशासन का पालन करें। और को बहुत सारी बातें हैं जो निकल करके आप सबके अनुभव से आएंगी। मैंने तो छोटा सा एक इशारा उस तरफ किया है। इसलिए आप सब इस बारे में चिंतन करें, चिंता करें, एक प्रारूप तैयार करें, योजना बनाएं, कार्यकर्ताओं को तैयार करें, संपर्क करें, और केवल भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता ही इससे जुड़ पाएंगे ऐसा न सोचें। वैक्सीनेशन के लिए आप सब ने बहुत सारे लोगों की सूची बनाई है, आपने उनसे संपर्क किया है, उन्होंने समय देने का आप सबसे वादा किया है। अब वैक्सीनेशन का काम काफी गति से चल रहा है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत होना शेष है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी वॉलंटियर्स के नाते, तो क्या हम उनको निवेदन कर सकते हैं कि ये जागृति अभियान में हमारा सहयोग करें। जो हमारे कोविड सेंटर्स हम गाँव में और दूरस्थ क्षेत्रों में बनाएंगे या हमारे शहर में बनाएंगे, उन कोविड सेंटर्स में किस प्रकार से हम उनका योगदान ले सकते हैं, इसके लिए उनका मन तैयार करें, उनको तैयार करें। ये सब बातें हैं जो हमको अपने आने वाले समय में करनी है। इसलिए ये बात नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं तक चली जाए, कुछ तैयारी का मन हमारा बन जाए। आप सबको कुछ केंद्रीय स्तर पर भी ये बड़ी व्यूह रचना बन रही है। हमारे जो समवैचारिक संगठन जितने भी हैं, मातृ संगठन है, उन सब से विचार विमर्श चल रहा है। पूरे देश भर में एक आरोग्य भारती हुई, या जो हमारे एनएमओज मेडिकल एसोसिएशन है वो हुई, या इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, इन सभी बिंदुओं पर विचार करके एक साहित्य तैयार कर रहे हैं। वो भी तैयार कर रहे हैं। हम भी अपनी जरूरतों के हिसाब से जो अपने को अनुभव आता है उसके आधार पर कुछ साहित्य तैयार करेंगे, उस साहित्य का भी सहारा लेंगे। पूरे साहित्य को हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हमारी जरूरत पड़ेगी, और हमको अब सन्नद्ध रहना पड़ेगा और बड़ी लाइटली नहीं लें, क्योंकि ये जो वेव है, कहते हैं कि और भी खतरनाक हो सकती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल तैयारी की आवश्यकता है, और इसलिए तैयारी करेंगे तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आइए हम और आप सब मिलकर के
इस काम में लगें, इसको समझें और इसमें हमारा भरपूर योगदान दें। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनको इस टीम में जोड़ें। जो भारत विकास परिषद के लोग नहीं हैं, कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जिन्होंने कोरोना पीरियड में अभी अंदर अस्पतालों में काम अधिक नहीं किया है लेकिन हमारे संपर्क में है, जो पुरानी टीम है वो काम करते करते थक गई है, ध्यान करिए। अगर वापस लहर आई तो वो फिर जुटेंगे तो सही, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसलिए जिन लोगों ने कोरोना में सक्रियता के साथ भाग नहीं लिया है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन सबसे हम संपर्क करके उनको भी तैयार करें कि भाई अब आपकी जरूरत है, इसलिए अब आप आगे आइए, कुछ समय आप दीजिए ताकि उनको पुराने लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और वो फिर से तैयार हो सकें। इसलिए सभी लोगों को, चाहे वो एंट्रेंस डॉक्टर हों, एमबीबीएस के डॉक्टर्स हों, पीजी के रेजिडेंट्स हों, नर्सिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों, आपके जीएनएम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों, आयुर्वेद के हों, उन सब लोगों को अपने को तैयार करना है। इसलिए ऐसे सब लोगों से हम संपर्क करें, जो जो संभव है उनकी सूची बनाएं और उनसे किस प्रकार आप उपयोग करेंगे, वो सूची अगर होगी तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। बस यही मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। आप सबको मैं फिर से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मन को मजबूत रखें। काम बहुत करना बाकी है, हम सबको काम करना है, अपने साथियों को मोटिवेट करना है, नए नए लोगों को जोड़ना है, इसके लिए हम सब लगें। यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ललित जी का आपको अभी मार्गदर्शन मिलने वाला है, बहुत अच्छे ख्यातनाम डॉक्टर हैं और उनके अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा। मैं पहले ही उनको भी बधाई देता हूं कि भारत विकास परिषद से जुड़ करके आज वो हम सबके बीच में आए हैं। उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद श्याम जी भाई साहब। बड़े ही सुंदर शब्दों में भाई साहब ने कार्यकर्ता ही भारत विकास परिषद है और भारत विकास परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाली विपदा के लिए अपने आप को तैयार रखे और देश और समाज पर आने वाली विपदा को हम दूर करने में अपना सहयोग करें, ऐसा मार्गदर्शन दिया। श्याम जी भाई साहब के इस मार्गदर्शन के लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री ललित मोहन जी शर्मा। वर्तमान में ललित मोहन जी शर्मा राजस्थान के जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में आप वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ रूप में कार्यरत हैं। पूर्व में आप टाटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और भगवान महावीर कैंसर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप अमेरिकन कैंसर फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं भारत विकास परिषद के माध्यम से 100 से ज्यादा अधिक विद्यालयों में और 21 से बड़े 21 टाटा बिरला जैसे हिंदुस्तान जिंक और जिंदल के बड़े कारखानों में आपके सानिध्य में विभिन्न तंबाकू निषेध और कैंसर मुक्ति की हमने कार्यशालाएं कर चुकी है। 2006 से आप भिलवाड़ा में कैंसर केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों में हैं, जिसमें महिलाओं की कैंसर संबंधी रोगों के लिए मेमोग्राफी हम लोगों ने फ्री कर रखी है और 100 से अधिक रक्त कैंसर के पेशेंट का इलाज निःशुल्क कराया जा रहा है। उसके अलावा जो बच्चों में गंभीर कैंसर है उनका भी इलाज, बहुत से बच्चों का इलाज हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात है, ललित जी हमारे साथ भारत विकास परिषद के राजस्थान मध्य प्रांत के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 2009 से 2014 तक भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के आप सदस्य भी रह चुके हैं। आपके अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गोष्ठियों में आपका पत्र का वाचन हो चुका है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, परम सम्मानित डॉक्टर ललित मोहन जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और सम्मान। माननीय श्याम जी भाई साहब ने काफी चीजें आपको मेडिकल से संबंधित भी बताई और कोरोना से संबंधित बताई। और चंद्रसेन जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संतोष गोधा जी, बलराज जी भाई साहब और आप सभी लोग जो भी इसमें, अभी मैं देख रहा हूँ करीब 400 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस समय में अपना समय ऐसा निकाला है और स्ट्रेस और तनाव वाली चीज को सुनने के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं मेरी स्लाइड के माध्यम से बात करना चाहूंगा। सो बलराज जी, आप टेक्निकली किसी को बता सकते हैं जो मुझे स्लाइड शेयर करने के लिए परमिशन दे? अलाउड है सर, आप तो शेयर करिए, ओपन है, शेयरिंग ओपन है। परफेक्ट सर। सो अभी मेरी स्लाइड्स देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी?
हाँ बिल्कुल दिख रही है, आप शुरू जी करें। जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा बलराज जी कि जब भी अपना समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बीच में जरूर बता दें। जी जी। सो आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया वो है कि कोरोना में जैसे नानी उसको साकार को बोल दिया था मैंने, नहीं नहीं आ तो सकती है, लेकिन अपन ने कर दिया, उसने तू भी करे तो कर दे। हाँ अपडेटेड बस। अच्छा अब आगे सुना, वो जो अपन ने रिपोर्ट बनाते थे ना तो कोविड के, हाँ उसको पहले तो आइटम इधर थे और ये प्रांत इधर थे, अब आइटम इधर और प्रांत इधर ले ले, और उसके नीचे कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भाई साहब सभी लोगों से निवेदन अपने अपने म्यूट रखें। मुझे लगता है त्रिभुवन जी भाई साहब की आवाज आ रही है, ये बना दे खाली खाली, तो अपना सबको भेज देंगे और उनसे रिपोर्ट मांग लेंगे उस फॉर्मेट में, तो अपने को कंपाइल करने में जोर नहीं आएगा। कल मेरे को मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बोल नहीं रहे हैं वो कृपया अपने आप को म्यूट रखेंगे तो इंटरेक्शन बेटर हो पाएगा और बेटर सुन पाएंगे। सो आज का जो समय अपना और जो टॉपिक है डिस्कशन का वो स्ट्रेस है कि हमारा जीवन में कैसे तनाव बढ़ रहा है। और श्याम जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि आज कोरोना की महामारी में जूझ रहे हैं और आने वाले समय के लिए हमारे दिमाग में और ज्यादा परेशानी है, पर साथ में परेशानी के अलावा उन्होंने मैनेजमेंट पे कई चीजों की बात बताई। तनाव के ऊपर काफी हम बातें चर्चा इधर उधर कॉलेजेस में, स्कूल में, विवेकानंद केंद्र की तरफ से, उनके सहायता से, भारत विकास परिषद की सहायता से, यूथ को खास तौर से हम लोग इसमें काफी बारी एड्रेस कर चुके हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो है मॉडर्न लाइफ में आज के जो परिप्रेक्ष्य में हमारा तनाव कैसे बढ़ता है और हम क्या कर सकते हैं। पहला सवाल आता है कि हम लोग कैसे कैसे तनाव के बारे में बात करेंगे। जो हमारे स्वर्णिम कानून कायदे जो लाइफ के लिए हैं, गोल्डन रूल्स बोलते हैं, उसको करेंगे। तनाव क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे उसका मैनेज कर सकते हैं। ये कॉमन बात होती है कि हमारी वर्क प्लेस पे काफी जगहों पर देखा जाता है कि लंबे वर्किंग आवर्स है, उसकी वजह से काफी जगहों पर पार्शियलिटी होती है, उससे आता है। काफी जो मेहनत करने वाले हर संस्था में ही होते हैं लोग, उनको एक्नॉलेजमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। काफी जगहों पर देखा जाता है कि जो कंट्रोल है किसी भी चीज का, वर्क प्लेस की एक्टिविटीज का, वो मौका नहीं मिल पाता। काफी इनसिक्योरिटी जैसा कोरोना में देख रहे हैं कि काफी लोगों के जॉब चले गए, काफी की नौकरियां छूट गई है। बलराज जी शेयर करते रहते हैं कई बार कि काफी सारे डिपार्टमेंट और काफी वर्क प्लेस ऐसे हैं जिसमें कई लोगों की सैलरी कम कर दी गई है और कईयों को निकालना भी पड़ा है। पॉलिटिक्स होती है कई प्रकार के ऑफिस में और अपने देश में। ये कई सारे मुख्य कारण हैं जिनसे तनाव होता है हमारे जीवन में। जो तनाव से पहले हम बात करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ क्या है, ये मुख्य बिंदु हैं जिन पे हमको बात करनी है। पहली चीज आ गई, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कि आज हमारे लिए ये कोरोना का महामारी है तो कल हमारे लिए अच्छा समय आएगा। आज रात है काली तो कल सुबह जरूर होगी। किसी भी चीज का हम देखें कि अपोजिट जरूर। आज हमारे जीवन में कोई दुख है, कल सुख आएगा। आज कोई ज्यादा दुखी है, कल सुखी होगा। आज कोई ज्यादा सुखी है, हो सकता है कि कल उसके जीवन में भी कोई दुख आए। देन इंपॉर्टेंट चीज है कि डू नॉट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। ये खास तौर से कोरोना में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोग डॉक्टर की राय के अलावा बाकी चीजों की राय में मानते हैं और वो अपने आप की लाइफ को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं। राजस्थान में, भारत में म्यूकर माइकोसिस के केसेस काफी ज्यादा आए हैं और उसमें एक कारण जो हम लोग भाप खूब ज्यादा ली है, वो एक कारण सामने आया है कि वैक्सीनेशन नहीं लिया, भाप ज्यादा ली और हमारा नाक के अंदर की जो लेयर है एपिथेलियम है वो डैमेज हो गई और उसकी वजह से म्यूकर माइकोसिस जैसा खतरनाक इन्फेक्शन हो रहे हैं। जहां भी जरूरत हो वहां पर हमको दूसरे की ओपिनियन लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम वही चीज मानने लग जाए। इससे भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और हमारा खुद का डिसीजन पावर कमजोर होता है। भारत विकास परिषद में मैंने देखा काफी मजबूत लोग हैं जो दिल से दिमाग से बहुत ही मजबूत है, आर्थिक रूप से हो नहीं हो पर दिल से दिमाग से और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो दूसरों की ओपिनियन से बहुत ज्यादा बायस नहीं होते हैं।
देन इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर। हमें यदि स्ट्रेस फ्री रहना है, हमें तनाव मुक्त रहना है, तो हमें मानना पड़ेगा कि जो करंट सिचुएशन है उस हर चीज को हम बदल नहीं सकते। और दूसरा, जो लोग हमारे टच में आ रहे हैं, हर लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। हम डॉक्टर्स होके सिर्फ जनता को ब्लेम करें कि कुंभ के मेले में स्नान करने से और इधर उधर शादी ब्याह पार्टियों से कोरोना फैल गया है, तो ऐसा नहीं है। जिन देशों में ऐसा नहीं हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी कोविड काफी तेजी से फैला है। तो हमें जैसी सिचुएशन आज की है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम क्या बेस्ट अपने आप का उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्या अपने आप का बेस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हैं, वो हमें सोचना है। श्याम जी भाई साहब ने बहुत डिटेल ये चीज हमको बताई है कि कैसे हमको अपने आप का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देना है। देन इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशन स्पॉइल द जॉय ऑफ लाइफ। यदि हम हर जगह किसी न किसी से उम्मीद करते हैं तो हमारा जो जीवन का आनंद है वो कम हो जाता है। जैसे हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये काम सरकार करे, वेंटिलेटर और ये जो फोर्स डॉक्टरों की, नर्सेज की तैयार करनी है, सरकार की जिम्मेदारी है। भारत विकास परिषद आज सामने है, भाई साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि हम सबको मिलजुल के, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल्स और हम लोगों को खुद को भी उसमें आगे आके जुटना। सो जहां हम लोग दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि ये काम मैं नहीं करूं, दूसरा करते, वहां हमारे जीवन में दुख की शुरुआत आ जाती है। डू नॉट फाइंड इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक। यदि किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी से कोई गलती हो गई है, तो उसका इंटेंशन हमको फोकस नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि उसने क्या गलत काम किया और हम वो गलत काम नहीं करें। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, कि जो आज चल रहा है इसको हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज हमारी लाइफ में हर जगह लागू होती है, चाहे हम अपने घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे वर्क प्लेस में रहें, जहां भी रहें, ये गोल्डन रूल ऑफ लाइफ हमारे लिए जरूरी है, सो दैट हम एक बैलेंस्ड वे में, एक संतुलित वे में बिहेवियर कर सके। स्ट्रेस की जो बात है कि तनाव क्या है, तो तनाव ऐसी चीज है जो हमारा एक रिएक्शन है किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, जो हमारा शरीर फिजिकली, मेंटली जो भी चेंज हम देख रहे हैं उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे आज की तारीख में देखें, कॉमन मैन जो रिएक्ट कर रहे हैं कोरोना को लेके, जहां भी हम बैठते हैं हर आदमी कोरोना की बात को लेके सिर्फ नेगेटिव बात शुरू कर देते हैं। कितने लोगों की डेथ हो गई, हमारे ग्रुप के ये चले गए, हमारे फैमिली में ये चले गए। सो ये कॉमन चीज है कि हम हमेशा उस चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें ये मानना चाहिए कि आज भारत में 20-30 लाख लोगों की डेथ रोज होती है, हम भगवान की दया से आज जीवित बैठे हैं। हर रोज सुबह हम जिंदा उठ खड़े होते हैं, आज नए दिन की तलाश में, हम नए दिन में काम करने के लिए। सो हमें चाहिए कि हम अपने आप को बजाय ऐसा स्ट्रेस फ्री रखें, स्ट्रेस में घुले रहे रात दिन, हम अपने आप को कोई भी चीज के रिएक्शन के लिए मजबूत बनाएं। और भारत विकास परिषद के जो संस्कार हैं, सहयोग है, सेवा है, समर्पण है, वो सारी चीज हमको अंदर से मजबूती देती है। हमें अपने आप को एडजस्टमेंट करना जरूरी है। ये मेंटल हेल्थ का साइकिल है। इसमें हम देखते हैं कि जो किसी तरीके से दूसरे जो ओपिनियन देते हैं, वो धीरे धीरे धीरे, 4 लोग हमको कहते हैं भाप लेने से कोरोना नहीं आएगा, नहीं आएगा, हम भाप लेना शुरू कर देते हैं। 10 लोग हमको कहते हैं काढ़ा पीने से कोरोना नहीं आएगा, हम काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो लोगों की ओपिनियन होती है वो हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे हमारी फीलिंग और इमोशंस बन जाते हैं, और वैसे ही हमारे बिहेवियर और एक्शन होने लग जाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ का एक साइकिल है। हम डिटेल इसकी बात और ज्यादा इस लेक्चर में नहीं करेंगे। जो स्ट्रेस और तनाव क्यों होता है, हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है, उसकी वजह से आज हमको वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, हमारे फैमिली में कोई बीमार हो गया, हमारे क्लोज नियर्स डियर्स कोई बीमार पड़ गया, बच्चों को जैसे कॉलेज में जाने में स्ट्रेस आ जाता है, स्कूल में जाने में स्ट्रेस है। आज जैसे भाई साहब ने बताया कि बच्चे घर में रह रहे हैं 1 साल से, उनके जीवन में अलग तरीके का स्ट्रेस है। गेटिंग मैरिड इज अनदर स्ट्रेस, जॉब का परिस्थिति का चेंज होना, किसी का भी इलनेस होना, ये कॉमन हमारी लाइफ के कॉजेज हैं जिनसे स्ट्रेस आता है। जो तनाव है उसको हम हटा नहीं सकते, उस तनाव को रोक नहीं सकते, बट हमें ये समझना है कि तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
हमको तनाव को अपने आप को मैनेज नहीं करने देना। अचानक हम देखते हैं कि कोई किसी की न्यूज पढ़ी और हम एकदम बावले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हमें अपने आप को मैनेज करना है। कई बारी हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर जरा सा हम गाड़ी को रोकते हैं और आगे वाला जो है वो यदि आदमी, हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि शायद ये सिग्नल होते होते हम पार कर जाएंगे और सामने वाले ने ब्रेक लगा दिए, तो हम एकदम ऐसे तनाव में आ जाते हैं कि मेरे जीवन में तो यही लिखा है, जब मैं निकलता हूँ ट्रैफिक सिग्नल रेड ही मिलता है और मेरे जीवन में हमेशा निगेटिव ही होता है। ऐसा कॉमन हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसा काफी लोग होते हैं जो मानते हैं कि मेरे लिए हमेशा निगेटिव ही निगेटिव होता है। सो इन चीजों को हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए एंड वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। हम देखें कि स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, स्ट्रेस एबनॉर्मल नहीं है। किसी भी चीज के लिए हमारा तनावग्रस्त होना, हमारा उस मामले में सोचना, ये साइकोलॉजिकल फिजिकल रिएक्शन है और वो होना ही चाहिए। आज जैसे हम सोचें कि तनाव नहीं रखें, आने वाली परिस्थिति कोरोना को लेके क्या होगी, हम चिंता नहीं करें, चिंतन नहीं करें, हम उसके मामले में प्रयास नहीं कर पाएंगे। सो हमें परिस्थिति के लिए सोचना, स्ट्रेसफुल और उस चीज को डिस्कशन करना जरूरी है, परंतु ये नहीं कि हम सिर्फ एक्शन नहीं लें और सिर्फ बातें ही बातें करें। सो काफी लोग हैं जो समय जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में तनाव को महसूस करते हैं और हमारा जो ब्रेन है वो एक तरीके से हार्ड वायर अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम का मतलब होता है हमारा ब्रेन हमको सिग्नल देता है कि कितना तनाव मेरे लिए उपयुक्त है। यदि तनाव उससे ज्यादा है तो हमारा ब्रेन उसके लिए सिग्नल हमको देता है। और तनाव की कैपेसिटी हर एक की अलग अलग है। काफी लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी के बावजूद बहुत कूल रहते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तनावग्रस्त नहीं होते, और काफी लोग हैं जो हर चीज में ही तनाव होते। तो वो परिस्थिति हर एक की अलग अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। सो हमें अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन भी नहीं करना है कि उस आदमी ने इतना स्ट्रेस किया तो मैं भी वो बर्दाश्त कर दूं। सो हमारा जो ब्रेन है वो जब भी कोई सिग्नल महसूस करता है तनाव का, तो हमारा ब्रेन उस चीज के लिए हमको सिग्नल देके ये बताता है कि हमें इस सिग्नल के लिए फाइट करना है या फ्लाइट रेस्पॉन्स करना है। फाइट का मतलब मुझे डट के मुकाबला करना है और फ्लाइट का मतलब है कि मुझे मैदान छोड़ के भाग जाना है। जैसे काफी बारी देखते हैं हम लोग, बच्चों को एग्जाम का टाइम आ जाता है, बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम सामने आ गया तब बच्चे कई बारी भाग जाते हैं कि मेरी तो तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, आज मेरे को मम्मी आप ऐसा कह दो कि एग्जाम मेरा नहीं था। और काफी बारी हम देखते हैं कि किसी को, जैसे बलराज जी भाई साहब ने किसी को लेक्चर दे दिया कि आपको कल सुबह लेक्चर तैयार करना है। अब आदमी के दिमाग में स्ट्रेस बन जाता, मैं कैसे करूं, मैंने बोला नहीं, इतने लोग सुनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है। कुछ है जो कहते हैं कि नहीं मैं तैयार करूंगा जैसा कैसा है, और कुछ है जो दूसरे दिन छुट्टी का बहाना ले लेते हैं कि मेरे तो आज घर में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हमें, हमारा ब्रेन ये चीज का सिग्नल देता है कि कितना स्ट्रेस हमारे लिए काफी है। और जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन चली जाती है, जब वो थ्रेट चला जाता है, आर बॉडी इज मेंट टू रिटर्न बैक टू नॉर्मल, तो हमारा शरीर अपने आप नॉर्मल वे में आ जाता है। हमारी लाइफ में गलती कहाँ होती है? नॉन स्टॉप स्ट्रेस जो हमारी मॉडर्न लाइफ का है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। इस समय पे भी हम देख रहे हैं कि बैठे बैठे भी काफी लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल है कि अभी क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, क्यों पढ़ाएंगे, कोरोना की बात तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कई चीजें चलती हैं। और नॉन स्टॉप जो स्ट्रेस है हमारी मॉडर्न लाइफ का, कि हम दिमाग को खाली और फ्री नहीं रख पाते, उसकी वजह से हमारा ब्रेन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ज्यादा रहता है और उसकी वजह से हमारे डिसीजंस, हमारे निष्कर्ष गलत निकलते हैं और हमसे गलतियां होती हैं। हम लोग ओवरबर्डन्ड है, काफी बच्चे पढ़ाई को लेके हैं, काफी जगह जो आप लोग बिजनेसमैन आप जानते हैं टारगेट्स को लेके लोग दुखी हैं, काफी लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम है, काफी की वेल्थ का इश्यूज है, कईयों के फैमिली इश्यूज है। तो हर घर में हर आदमी के साथ में इनमें से या तो एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हैं। कौन आदमी कैसे इनका डट के मुकाबला करता है, वही अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकता है। हमें क्या करना है? अपनी हेल्थ के लिए ये ध्यान रखना है कि हमें निगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन का नहीं आए। हमें वो पॉइंट समझना है कि कौन सी चीज से मेरा तनाव इतना बढ़ गया है कि मेरा डिसीजन मेकिंग कमजोर हो रहा है, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लग गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे को और प्रॉब्लम्स हो रही है।
जैसे कोरोना में हम देख रहे हैं कि काफी लोग 5-5 बार अपना टेस्ट करवा रहे हैं। काफी लोग हैं जो जिनको एक बार पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर के बिना कहीं IL-6 और CRP और दुनिया भर के टेस्ट खुद करा रहे हैं। काफी लोग हैं जो CT स्कैन करा के एक से दूसरे में डिस्कशन कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग तो आज की तारीख में कोरोना में डॉक्टर को खुद ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को स्टेरॉइड तो शुरू कर दीजिए। तो वो स्ट्रेसफुल है और डॉक्टर भी क्या करते हैं उसमें अपनी रिस्क नहीं लेते। डॉक्टर क्यों स्ट्रेस पालेंगे? यदि कोई मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब स्टेरॉइड शुरू कर दीजिए, काफी डॉक्टर कहते हैं कर लीजिए। काफी मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब रेमडेसिविर देख लीजिए, वो दे दीजिए साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फायदा नहीं आ रहा। तो वो खुद ही अपने आप को हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में डालते हैं। कोरोना ऐसी बीमारी है जिसमें 90% लोग बिना किसी दवाई के ठीक होंगे, रिकवर होंगे, लेकिन हम लोग वो चीज को स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। और कांस्टेंट स्ट्रेस इम्यूनोसप्रेशन है, अपने आप में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो है हमेशा हमको मेकअप करता है, हमको हमेशा हेल्दी रखता है, हमको अपने आप को मजबूत रखता है। जैसे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, मंदिर जाना है, ये सब चीजें पॉजिटिव है। स्ट्रेस तो है सुबह उठने का, बट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये हमको हेल्दी रखता है। और ये जब निगेटिव हो जाता है तो हमारे हेल्थ के ऊपर निगेटिव फर्क डालता है और हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लग जाती है। सो स्ट्रेस एक नेचुरल इक्विलिब्रियम, एक समंजसता की स्थिति है। हमको क्या देखना है कि ये थ्योरी है जो बताती है कि हमारे ब्रेन में अलार्म रिएक्शन जब बजता है कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, ये अपने बस की नहीं है, हम उस अलार्म को समझ नहीं पाते। दूसरा रेजिस्टेंस, कि हमें अपने आप को रेजिस्ट करना है कि कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करना है और कितना हमको नहीं करना है। हम काफी बारी ना नहीं कह पाते। आज किसी ने कोई काम कह दिया, बलराज जी जैसे हैं, कभी ना नहीं कह पाते। इनको कोई भी काम कहो हमेशा कहते हैं हाँ हो जाएगा भाई, सब मैं कर दूंगा। कर कहाँ से दोगे भाई, आपके बूते में नहीं है। लेकिन फिर भी जो है एक जज्बा रहता है कर सकने का, बट तनाव तो बढ़ता है, काम तो होता है, लेकिन स्ट्रेस तो बढ़ ही जाता है। एंड एंड में क्या होता है, या तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तनाव से, या हमारी रिकवरी हो जाती है। हमें क्या करना है, वी नीड टू लर्न टू लिव एंड गेट अहेड विद दिस ऑल स्ट्रेसफुल कंडीशन। हमें मानना है कि हमारी पार्ट का नॉर्मल लाइफ है और कैसे हमको इसको आगे बढ़ना है वो हम और आगे बात करेंगे। कुछ हद तक का जो स्ट्रेस है वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, हमारी वेलबींग बढ़ाता है। जैसे आप देखें बच्चे हैं, वो पढ़ते नहीं है साल भर, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वही बच्चा रात में 2 बजे तक पढ़ता है। वही बच्चा 7-7 दिन कंटिन्यूअस अपने माँ बाप से झगड़ता है कि मेरे को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो वो जो स्ट्रेस का पीरियड आया, उसका एग्जाम पास आया, तो जो किताब वो साल भर में नहीं पढ़ रहा है, 7 दिन में बच्चा खींच देता है उस किताब। स्ट्रेस फायदेमंद है, एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उस चीज से। सो स्ट्रेस इज मेनी टाइम्स बेनिफिशियल। जब टारगेट्स, आप लोग जो बिजनेस वाले हो टारगेट में ज्यादा समझते हैं, जब टारगेट्स अचीव करने होते हैं महीने के 20-25 तारीख के आसपास, जब लगता है कि इस बार तो अपना कम बैठ रहा है, तो जोर लगाते हैं, वो टारगेट को अचीव करते हैं। 31 तारीख को फाइनली काफी हद तक 90%, 95% तक पहुंच जाते हैं। सो स्ट्रेस फायदेमंद होता है, लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो वो नुकसानदायक होता है। तो स्ट्रेस डिजीज नहीं बननी चाहिए, डिसईज, इसका मतलब है कि बीमारी नहीं बन जाए स्ट्रेस। ये हम देखते हैं कि स्ट्रेस कई सारी चीजों से हो सकता है। मेडिकली क्या लक्षण आ सकते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेस से हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है, हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारा शुगर बढ़ सकता है, ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ सकता है, हमको जनरल वीकनेस लग सकती है। ये स्ट्रेस के कॉमन मैनिफेस्टेशन है। और देखा गया है कि मॉडर्न लाइफ में जो लोग स्ट्रेसफुल ज्यादा रहते हैं, जो हर चीज में अपने ऊपर बोझ लेते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, उनमें बीमारियां ज्यादा आती है। डॉक्टर्स भी उनसे ज्यादा कह लीजिए कई सारी बीमारियां उनमें खोज पाते हैं। बीपी भी हो गया, डायबिटीज भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसा होता है? स्ट्रेस रेस्पॉन्स का मतलब कोई स्ट्रेस आए उसको हम कैसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर है, स्ट्रेस की इवेंट के ऊपर नहीं है कि हम उस चीज को कैसा रेस्पॉन्स दें। तो हमें रेस्पॉन्स देने के लिए अपने आप को मजबूत रखना है। कुछ लोगों का जीवन शुरू से ही तनावग्रस्त रहता है और कुछ का तनाव लेट आता है, लेकिन जो लोग बचपन से स्ट्रेसफुल कंडीशन में, टफ कंडीशंस में रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। भारत विकास परिषद के ज्यादातर सदस्य इस चीज के साक्षी हैं कि जिनका जीवन बचपन में बड़ा टफ निकला है, जिन्होंने मेहनत ज्यादा करी है, वो लोग ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू जो बच्चे आज मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं।
सो स्ट्रेस लेवल हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारी चीज को मेंटेन करता है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन को? ट्रिपल एफ रूल है। पहला चीज फाइट का मैंने बताया कि हमें डट के मुकाबला करना है। दूसरा फ्लाइट की हम भाग ही जाते हैं। और तीसरा कॉमन जो यूथ और मॉडर्न पीढ़ी यूथ काम में लेते हो, फ्रीजिंग ऑफ द एपिसोड है कि जिस चीज से स्ट्रेस आता है हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज का मतलब क्या हुआ? दो दोस्त बैठे, स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई तो सोचते हैं यार ये सब ऐसे ही चलेगा, बैठ के अपने तो दो दो पैग लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बैठ के सिनेमा देखने चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। घर में झंझट हुआ, शादीशुदा आदमी मेरे एग्री करेंगे, घर में झंझट होता आदमी सोचता है रात तो घर लेट जाऊंगा, जाते ही डांट पड़ेगी घर में। तो हम क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, हम उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज होने से चीज सोल्यूशन नहीं होता है। सो अल्टीमेटली क्या है, ईच पर्सन का कैसा रिएक्शन रहता है वो हमारे ऊपर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच किसी के प्लेट में आ गया, 4-5 लेडीज खाना खा रही थी, कॉकरोच उनके प्लेट में आ गया। वो लेडीज उछलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बाजू में कॉकरोच क्या हुआ, उठ के दूसरे उछल उसमें दूसरे की प्लेट में चला गया, दूसरे भी उछलने लगे। इतने में लोगों को हल्ला हुआ, वेटर आया एक दौड़ के, वेटर ने कॉकरोच को चुपचाप अपना हाथ आगे किया, कॉकरोच धीरे धीरे चल के उसके हाथ के ऊपर आया, वेटर ने उसको खिड़की में से बाहर फेंक दिया। क्या कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए या उनका रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल था? वेटर ने भी उसी कॉकरोच को हैंडल किया, लेकिन उनका रिएक्शन ऐसा था कि वो उस समय बेकाबू हो गए। मेनी टाइम्स हमारा रिएक्शन भी ऐसा होता है कि हम बेकाबू हो जाते हैं कोई चीज के लिए, धैर्य से काम नहीं करते। सो ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर्टिकुलर परिस्थिति में तनावग्रस्त हों या हम शांति से बैठ के एक डिसीजन ले सकें। स्ट्रेस एक लिमिट तक अच्छा रहता है। जैसे हम देखें, स्ट्रेस जो बढ़ता है, ये ग्राफ में दिखा रही है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। वो चाहे स्टडीज हो, चाहे हमारी प्रैक्टिस हो, चाहे हमारी परफॉर्मेंस किसी भी सेल्स के रूप में हो। लेकिन एक स्ट्रेस का लेवल हमारा आता है जब परफॉर्मेंस हमारी ऑप्टिमल होती है, सबसे ज्यादा होती है। और धीरे धीरे वो चीज, यदि स्ट्रेस बढ़ता जाता है, आप देखें कि स्ट्रेस इधर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। और काफी बच्चे, मेरे माँ बाप जो होंगे वो इस चीज के साक्षी होंगे कि काफी बच्चे जो रात दिन माँ बाप उनको दबा के बिल्कुल किताब हाथ में रखते हैं, फोर्स करके, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकलती। दूसरा बच्चा होता है जो खेलकूद भी करता है, 2-4-5 घंटा पढ़ता भी है और एक्टिविटी भी करता है, टीवी भी देखता है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल जाती है। सो कंटिन्यूअस स्ट्रेस करने से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाता है। सो ये जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ये हमको सबको जानना है। कुछ लोग कम स्ट्रेस लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कम होती है। कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परफॉर्मेंस बेटर होती है। और काफी लोग जो ज्यादा स्ट्रेस लिए ही जाते हैं, परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कम होती जाती है। तो हम देखते हैं परफॉर्मेंस स्ट्रेस करके डिस्ट्रेस शुरू कर देता है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, लगातार होता है, उससे कोर्टिसोल लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को असर करता है। और यही वजह होती है कि हम देखें, हमको जब गुस्सा आता है, स्ट्रेस में होते हैं, गुस्सा आता है, हमारी सांस तेज चलती है, हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट रेट तेज हो जाती है, हम चिल्लाने लगते हैं सामने वाले पे। काफी बारी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ डॉक्टर ही मरीज पे इतना चिल्लाते हैं कि डॉक्टर खुद ही बेकाबू हो जाते हैं, कि मरीज से बात सुनने के बजाय डॉक्टर खुद ही उस पे अपना गुस्सा सारा निकालते, बेकाबू हो जाते। ये कॉमन लक्षण होते हैं। कैसे पता लगेगा कि स्ट्रेस है कि नहीं है? ये कॉमन लक्षण है कि बिना वजह किसी को हेडेक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, टिकलिंग सेंसेशन हो रही है, फिंगर्स में उनको टैपिंग सेंसेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को फटीग ज्यादा हो रही है, मुंह में ड्राइनेस हो रही है, उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। स्ट्रेस कब होता है? जब डिमांड और रिसोर्सेज का मिसमैच होता है। हमारी डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है। हमें देखना है कि हमको एग्जैक्टली कितना चाहिए। काफी लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, काफी डॉक्टर्स हैं, इवन डॉक्टर्स में भी देखते हैं कि रात दिन लगे ही रहते हैं, काफी डॉक्टर रेस्ट करना ही भूल जाते हैं, एंड अल्टीमेटली काफी डॉक्टर्स बीमारी के खुद शिकार हो जाते हैं। ये हम देख रहे हैं कि कॉमन लक्षण है जो हम बात कर चुके हैं, जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। और काफी बारी हम देखते हैं स्ट्रेस की वजह से नेग्लेक्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और काफी बारी हम देखते हैं स्ट्रेस में, काम में इतना लगे रहते हैं कि अपना फैमिली के लिए लेजर टाइम ही नहीं है, हमको अपने परिवार के लिए समय ही नहीं रहता, रात दिन हम अपना स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो क्या हम वाकई स्ट्रेस्ड है कि नहीं है? स्ट्रेस का कारण क्या होता है?
बाहर से ही नहीं आता स्ट्रेस, ऐसा नहीं कि परिस्थिति से आता है। काफी लोगों को अपने शरीर और बॉडी इमेज से ही लगता है। किसी को लगता है जैसे मेरे बाल कम हो गए, काफी लोगों को लगता है मेरे बाल ही नहीं है, मेरे विग बन जाए तो कैसा रहेगा, मेरे बाल सफेद हो गए, कईयों को लगता है मैं भद्दा लगता हूँ, कईयों को कैसा लगता है। सो बॉडी इमेज से भी काफी लोगों को स्ट्रेस होता है। काफी लोगों को फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इन लोगों की वजह से स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस होता है, लो एस्टीम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, ये सारी चीजें आती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये एक साइकेट्रिक की पिक, उसका किताब का फोटोग्राफ आप देखें कि खुद ही कितना डरावना और स्ट्रेसफुल लग रहा है हमको। सो हमें क्या करना है स्ट्रेस कम करने के लिए? वी नीड टू डेवलप ए हैबिट ऑफ सेइंग नो। हमको ये करना है कि कौन सी चीज में कब ना बोलना है। काफी लोगों को ना बोलने की आदत नहीं है और वो ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डू नॉट कैच द बॉल, जिसको बोलते हैं ना किसी के हर एक के फटे में अपनी टांग लगा देना। वो हमको हर जगह, हमको अपनी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। सो हमको ये मालूम होना चाहिए इसके लिए हम कितना कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, देन वी शुड टेल हिम कि भाई हम इतना काम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। सो मेनी टाइम्स हमको निगेटिव डायरेक्ट नहीं बोल के हमें कहना चाहिए कि भाई मैं इतना काम नहीं, लेकिन मैं इसका पार्ट काम कर सकता हूँ। सो हम ज्यादा हैप्पी और खुश रह पाएंगे। बलराज जी, समय कितना है अपने पास अभी? बलराज जी, समय का मुझे याद ललित जी दिलाएंगे? 5 एक मिनट और लेना सर, 5 एक मिनट और लेना। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अब देखिए हमको कहाँ पर है कि हमको ये मानना चाहिए कि जो अपना कटिंग जो है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमको जितना हो सके समय के हिसाब से शॉर्ट करना आना चाहिए। और जैसे कई बार हमको किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करनी है, बजाय लंबी के हमको शॉर्ट करना चाहिए कि भाई आपसे बात करने के लिए 5 मिनट का समय, जैसे बलराज जी ने बोल दिया 5 मिनट है मेरे पास में, ऐसे हमको समझना भी चाहिए और हमको फॉलो भी करना चाहिए। हमें अपनी वैल्यूज और हमें क्या ध्यान रखना है, अर्जेंट क्या है हमारी लाइफ में और इम्पोर्टेंट क्या है। हमें वो काम करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। हम लोग क्या करते हैं काफी बारी, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी आज अपनी तरफ से पूरा फोकस लगाने लग जाते हैं। ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है। हमको 4 जो पीज है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, वो क्या रखनी चाहिए? प्लानिंग, प्रायोरिटीज, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म। ये आप लोग सब ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। जो संपर्क, सहयोग, संस्कार, समर्पण और सेवा भावना है वो आप लोग ज्यादा इफेक्टिवली देख सकते हैं। जो आगे की हम, क्योंकि समय की कमी है, तो हमें क्या आगे ध्यान रखना है अपनी तरफ से? स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करना है, विजुअलाइज करना है हम क्या कर सकते हैं, हमारे गोल को निर्धारित करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि कब और कितना रिएक्ट करना है। काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि मुझे इसमें बोलना है कि नहीं बोलना है। 2 लोगों की बात चल रही हो, तीसरा आदमी जाके उसमें पटेल बन के अपने आप को हमें मुश्किल में नहीं डालना है। हमें नेगेटिव थॉट से बचना है। हम काफी बारी देखते हैं कि हम टीवी चला लें, न्यूज़पेपर देख लें, नेगेटिव न्यूज इतनी आती है कि जिससे हमारा मुश्किल में आ जाती है लाइफ। तो हमें नेगेटिव चीज को हमेशा दूर रखना है और उसे दूर हमको रखना है। अपनी प्रायोरिटीज हमें सेट करनी है। लाइफस्टाइल हमारी हेल्दी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल रिलेटेड के लिए हम दोबारा फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। हमको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए एंड सपोर्ट नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भारत विकास परिषद आई थिंक एक लाइव एग्जांपल है जिसके पास सपोर्ट सिस्टम सबसे बढ़िया है। डिप्रेशन इसकी एंड स्टेज होती है और डिप्रेशन का मतलब है कि कांस्टेंट नेगेटिव थॉट आते रहे। किसी को एक है कि टाइमली कोई चीज से रिएक्ट किया, वो रिएक्शन गया और हम ठीक हो गए। लेकिन डिप्रेशन वाला आदमी हमेशा एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी निगेटिविज्म में उलझते रहते हैं। हमें क्या करना है? मेकिंग लिटिल चेंज इन आवर लाइफ, कि अपनी लाइफ में रिजिड नहीं रहना है, परिस्थिति के हिसाब से बदलना है। हमारे बच्चे यदि कोई चीज चाहते हैं और बच्चे उसमें खुश रहते हैं, हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है। लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। हमें अपनी लेवल पता होनी चाहिए कि मुझे किस चीज से कितना तनाव आता है। सिंपल वेज टू रिलैक्स, रिलैक्स होने के लिए डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, कपिल शर्मा का शो नहीं देखना है। हमें अपने घर में अपने अवेलेबल चीजों से हमें रिलैक्स रहना है। हमें ब्रेक लेना है। मेनी टाइम्स हम लोग ब्रेक नहीं ले पाते कि 2 दिन का भी ब्रेक ले लें, काफी ठीक हो जाते हैं हम इसको। हमें जैसा मैंने बताया कि सिंपली नो कहने की आदत डालनी है।
अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में हमेशा रिएक्ट नहीं करना है। जैसे आपको बताया कि कोई भी जो प्रेजेंट इज इनएविटेबल, जैसे आप चल रहे हैं ट्रैफिक में है, इनएविटेबल है, आप ट्रैफिक को चेंज नहीं कर सकते, कोरोना को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने समाज का, घर का रख सकते हैं, बट आउटकम को आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है वो चीज। सो हमको जो चीज हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं उसका लिस्ट रखनी है, और हमें ये भी रखना है कि ये चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। एक्सरसाइज हमें करनी है, योगा प्राणायाम करना है घर पे, आप लोग सब करते हैं वो चीज का, और बड़ी खुशी है मुझे कि भारत विकास परिषद के ज्यादातर लोग एकदम फिट हैं। ईटिंग हैबिट्स, भारत विकास परिषद के जितनी मीटिंग्स में मैं गया हूं, मैंने देखा है खाना बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, बड़ा अच्छा खाना देते हैं। नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ब्रेकफास्ट रखना, अपना लेना जरूरी है। अवॉइड जंक फूड, हमारे जो बच्चे हैं वो जंक फूड लेते हैं, हमारे दिमाग को, मेंटल हेल्थ को, जैसा हम खाना आंत में डालेंगे, पेट में डालते हैं, उसका असर हमारे दिमाग पे होता है। सेडेंटरी एक्टिविटी जैसे टीवी, वीडियो गेम्स, ये सबको हमको अवॉइड करना है। हमें हेल्प की जहां जरूरत तो हमको दूसरे से बोलना है, और अपने आप को ब्रेक हमको लेना है, और हंसते रहना है हमको। हम लोग हंसना ही भूल जाते हैं, देख रहे हैं कोविड में लोगों को हंसे हुए काफी टाइम हो गया है। तो हमारी मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए, देखिए कितने सुंदर दोनों की मुस्कुराहट है। तो हमें हंसते रहना, और जो मन में आए करना है, अपने अंदर सोए हुए बच्चे को जगाना है, जागृत रखना है उसको। ऐसा नहीं कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, मीटिंग में क्या सोचेंगे। हमें अपने आप को स्माइल रखना है, हमें फिट रखना है। हमें एक्सेप्टेंस हमको आनी चाहिए कि जो जैसा है उसको पूर्ण रूप में स्वीकार करना है। ये नहीं कि उसकी ये चीज मुझे गंदी लगती है, उसकी ये बात मुझे खराब लगती है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूं। आप वो बात से नफरत करो, लेकिन आदमी को तो स्वीकार करो, आत्मा है वो, जीवात्मा है। सो हमें अपनी हेल्थ के बारे में और अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में पता रहनी चाहिए। जहां जरूरत तो वहां गुस्सा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा हम गुड मैन ही बने रहें। दवाइयों के सहारे की और स्ट्रेस को कम करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप देखें जैसे ये बिना बोले कितना एंटरटेनमेंट हम लोगों को करते हैं। तो जैसे कहते हैं, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज व्हेन यू मेक अदर्स बिलीव दैट दे आर कॉज ऑफ, कि मेरी सफलता का राज आप है, मैं आपकी वजह से हूं, मैं आपकी वजह से खुश हूं। भारत विकास परिषद इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अभी भी जैसे भाई साहब ने, श्याम जी ने बताया कि कैसे हम आगे की प्लानिंग रखेंगे, अर्थ की व्यवस्था भी करेंगे और मैन पावर की व्यवस्था भी करेंगे। सो वो अपने आप में कि जब हम दूसरे का दुख बांटेंगे तो अपने आप में खुशी तो मिलेगी ही, हम स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, अपना हम तो स्ट्रेस से कम होंगे, दूसरे का दुख बांटेंगे। हमें अपने आप को खुश रखना है, घर में छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं करना है। हमें अपने आप को खुश रखने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब में नहीं पड़ना है। जो आज का दिन है वो हमको एंजॉय करना है। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जो वर्तमान है उसको एंजॉय करें हम। सो लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हमारा टाइम जो है रैपिडली जा रहा है। कोविड काल में किसी का भरोसा नहीं है, और माना जा रहा है कि कोविड में अभी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अनएक्सपेक्टेड थी। कोविड वायरस का म्यूटेशन का इफेक्ट आ रहा है। हमारी लापरवाही एक फैक्टर है, लेकिन कोविड का वायरस भी म्यूटेशन में परिवर्तित हो रहा है। अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। गांव में, घर घर में कोविड का इन्फेक्शन फैल रहा है। हमारे भी परिवारों में, सबके घरों में कोविड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में आ गया है। इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिससे उम्मीद है कि आगे इसका प्रकोप कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वायरस अपना रूप बदल नहीं सकता, ये प्रकृति है, प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है। हम लोग जो प्रकृति का दोहन शायद बरसों से, सदियों से कर रहे थे, प्रकृति हमको बराबर करने में लगी हुई है। हमें क्या करना है, जैसे बच्चों के साथ में, बलराज जी के साथ में मैंने सबसे ज्यादा कार्यक्रम ऐसे किए हैं जहां बच्चों को शपथ दिलाई है तंबाकू का। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जिसमें हम तंबाकू के मामले में शपथ दिलाते हैं, तंबाकू से संबंधित कार्यक्रम करते हैं। और भारत विकास परिषद के बैनर से, उनके सहयोग से हम भी कई सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में ये तंबाकू के मामले में कार्यक्रम करते थे। इस बार ये कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन कई सारी कॉलेजेस में कर सके हैं। तो इस सब के साथ में ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार से सुना। डॉक्टर साहब, दो लोगों के कुछ प्रश्न हैं, अपन ले सकते हैं? एक प्रश्न, दो प्रश्न लोगों के। हाँ हाँ, जरूर 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 पूछिए। बीएस सक्सेना जी ने अपना हैंड राइज किया। अगर बीएस सक्सेना जी फटाफट अपना कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और उसके जी बाद भगत सिंह जी, रोहतक से भगत सिंह जी। जी जी सर। सक्सेना साहब अनम्यूट करिए और पूछिए प्लीज। बलराज जी भाई साहब, आपको उनको अनम्यूट करना पड़ेगा।
क्या नाम है उनका? PS सक्सेना जी, PS सक्सेना जी। सक्सेना साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी जी, कर लिया सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस हाँ, सर, हाँ, आ बोलिए रही है। सक्सेना जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी, जो चीजें आपने बताई हैं बड़ी शिक्षाप्रद है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे माइंड तो ऐसे हुए हैं, उसमें दुनिया भर के थॉट्स भरे पड़े हैं। जी तो क्या हम ध्यान थोड़ा सुबह शाम करें 10 मिनट 15 मिनट, और ये कोशिश करें कि भाई थोड़ा दिमाग खाली रहे कुछ समय के लिए, तो क्या उससे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है? आपने सर बहुत अच्छी चीज कही है कि जो मेडिटेशन है वो जी अपने आप में डी स्ट्रेसिंग का, स्ट्रेस को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है। जी जी और किसी भी रूप में यदि हम ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली ये बेटर रहेगा। योगा प्राणायाम है ये बेटर रहेगा, और ध्यान डेफिनेटली विल हेल्प। सो मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। सबसे बढ़िया चीज है। भगत सिंह जी थैंक यू रोहतक से, डॉक्टर। भगत सिंह जी रोहतक से कुछ पूछना चाह रहे थे। रोहतक से भगत सिंह जी, अगर हो भगत सिंह जी रोहतक से, उनका बार बार हैंड रेज हो रहा था। अनम्यूट करिए सर। भगत सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट नहीं हो रहे वो। नहीं, ये उधर से करिए साहब, मैंने भी देखा था उधर से नहीं हो रहा, हाँ, आपकी मैंने ओर कर से दिया आप कर दिया। कर दिया सर। हाँ बोलिए तो हो भगत सिंह जी, जाएगा। अपना क्वेश्चन पूछिए। भगत सिंह जी वैसा पूछिए। शायद अनम्यूट भगत सिंह जी नहीं। वैसा हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर ललित मोहन जी शर्मा साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया। भाई साहब के साथ बहुत ज्यादा स्कूलों में, इंडस्ट्रीज में जाने का अवसर मिला, और आज हम लोगों ने विशेष दिन आज इसीलिए चुना कि भाई साहब ने अपने जैसे वक्तव्य में कहा कि स्ट्रेस में आते सबसे पहले लोग तंबाकू की तरफ जाते हैं। और 18 से हम लोगों ने एक सर्वे किया था भिलवाड़ा और राजस्थान में। सबसे पहले तंबाकू की तरफ जो जाने वाले लोग हैं, वो लोग जो है 18 मतलब 14 साल से 18 साल तक के बच्चे जो है, 40% बच्चों ने तंबाकू खाना 14 साल से 18 साल की उम्र में सीखा। वो उस समय अपने स्ट्रेस को, कॉलेज के स्ट्रेस को, स्कूल के स्ट्रेस को अपने तंबाकू में उसका खोजते हैं कि मैं तंबाकू खाने से मेरा स्ट्रेस कम होगा। इसलिए आदरणीय चंद संजी भाई साहब से निवेदन किया था कि हम संस्कारों का तंबाकू के खिलाफ, आज जो हमारा नॉन तंबाकू डे है, तंबाकू निषेध दिवस है, उसी दिन हम इस संस्कार की बात करें कि लोगों में ये जो मादक पदार्थों का चलन बढ़ रहा है स्ट्रेस को कम करने के लिए, वास्तव में ये मादक पदार्थ से स्ट्रेस कम नहीं होगा। स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है? इसलिए भाई साहब ललित जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में अपनी बात कही है। मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन संस्कार, परम श्रद्धेय श्रीमान चंद्रसेन जी भाई साहब जो इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं, अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ पधारें और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। आदरणीय चंद्रसेन जी भाई साहब। वैसा अनम्यूट करिए। हाँ, धन्यवाद श्री बलराज जी। आज की संगोष्ठी में, आज की वेबिनार में उपस्थित हमारे प्रिय मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम जी शर्मा, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। समय समय पर भारत विकास परिषद को क्या करना चाहिए, उसकी भूमिका क्या रहनी चाहिए, भारत विकास परिषद क्यों बना है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, किन किन लोगों ने अपने अपने विचार किस प्रकार रखे हैं, उस समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं उनका बहुत बहुत इस संगोष्ठी में आभार प्रकट करता हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ललित मोहन जी शर्मा, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी तरीके से भारत विकास परिषद को अपने सम्मुख रखकर, जैसे ऐसा लगता था कि भारत विकास परिषद का ही वक्ता, भारत विकास परिषद का ही सदस्य है, इस वेबिनार के माध्यम से हमको दोबारा अपनी शक्ति को दिखाने का, अपनी शक्ति को प्रकट कराने का मौका वो दे रहे हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि ऐसा नहीं लगा कि वो डॉक्टरी हैं या एक बहुत बड़े महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, कि उनका लगभग ऐसा नहीं लगता कि वो एक पेशेंट से ही उनका वास्ता पड़ता हो, वरना उन्होंने समाज की नस को देखकर, समाज की बात को समझकर अपने बात को उद्बोधन दिया। और जो उन्होंने अपने गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, जिनका उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार आदमी के सिद्धांत होने चाहिए, आदमी की सोच होनी चाहिए,
उन्होंने बहुत बारीकी से इस बात का वर्णन किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये भारत विकास परिषद जो कि 1963 में खुली थी, जिसका परिचय की आवश्यकता नहीं है, जैसे श्याम जी ने बताया, और हम सब सदस्यों का उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत संख्या में लगभग 400 के लोग करीब जुड़े हैं। हमको अपने जैसे परिषद के बारे में, बंधुओं के बारे में कहा, मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि हमें वर्तमान परिस्थिति में हमेशा रहना चाहिए। अपने संगठन पर विश्वास कर नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी के अंतर्गत हमको अपना कार्य करना चाहिए। ना अतीत के ध्यान रखना चाहिए, ना भविष्य की कल्पना करनी चाहिए, ना कोई सीढ़ी लगानी चाहिए, ना कभी सीढ़ी को छोड़ देना चाहिए। मेरा यही सभी बंधुओं से आज वो है कि हम अपने दायित्व के अंतर्गत काम करें। ऊपर की जो योजना बन रही है, जिनका कि माननीय श्याम जी ने वर्णन किया है, हम उन गाइडलाइंस को लेते हुए इसका प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। और इस वर्तमान परिस्थिति में भारत विकास परिषद के माध्यम से हमें क्या क्या करना चाहिए, उनका वर्णन श्याम जी ने किया भी है और भविष्य में होता भी रहेगा। और विपरीत परिस्थिति में भी भारत विकास परिषद के द्वारा जब जब भी कोई आवश्यक कार्य हुआ, ज्वलनशील विषय हुए, उनके ऊपर अपने वेबिनार के द्वारा जो वही हो रहा है, इस संगोष्ठी के माध्यम से तो ही भारत विकास परिषद पूर्ण रूप से कार्य करती रही है। मैं बंधुओं, हम लोगों ने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई वो चला गया, वो चला गया, वो बात बिल्कुल सही है कि मैं तो खड़ा हूँ, मैं देखूंगा सब, मैं स्वस्थ रहकर सबकी सेवा करूंगा, मेरे द्वारा सब काम हो। चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बहुत छोटी उम्र में आज विदा हो रहा हूँ या विदा हो जाऊंगा। मुझे तो बहुत लंबा जीना चाहिए था, और मेरे तो ये मन में ये शंका या मन में ये बात रहेगी कि मैं जो कार्य करना चाहिए था वो मैं अपना पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। और बंधुओं, हमारा भी विचार इसी प्रकार रहना चाहिए। मैं जीवित रहूंगा, मैं अभी योजना के अंतर खड़ा रहूंगा, मैं लोगों की सहायता करूंगा। इसी प्रकार भारत विकास परिषद समय समय पर संगोष्ठियों का अपने अनेक प्रकार के कार्य, जो संस्कार की हमको जिम्मेवारी मिली है, संस्कार के माध्यम के से हमने इस काम को आज वेबिनार किया है, समय समय पर हम आज करते रहेंगे। कि हमने आज अपना प्रारंभ में अपना वार्ड काम संस्कार की दृष्टि से प्रारंभ किया है, और मैं कल विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी हमको आपका सहयोग इसी प्रकार जैसे मिलता रहा है, जैसे आज मिला है उसी प्रकार मिलता रहेगा। अनेक महानुभाव केंद्र की श्री संपत जी खुर्दिया में देख रहा हूँ, और भी बंधु बहुत से ऐसे हैं जो कि आज हमारे साथ पुराने अपने इसी प्रांत के राष्ट्रीय अपने संयुक्त महामंत्री श्री त्रिभुवन शर्मा जुड़े हुए। मैं पुनः डॉक्टर साहब का और इस राजस्थान प्रांत जहाँ इसका वेबिनार का आज शुभारंभ किया है लोगों ने, मैं आभार, दिल से आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमको भविष्य में भी आप लोगों का योगदान इसी तरीके से मिलता रहेगा। सभी को नमस्कार। दूसरी बात, हम लोगों ने जैसे कि बहुत से लोगों ने जैसे कहा है, मैं उस बात को भी पूरा कर देता हूँ। बहुत से लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने परिचयों को, भारत विकास परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं को खोया है। उनके प्रति भी भारत विकास परिषद अपनी श्रद्धांजलि इस वेबिनार के माध्यम से प्रकट करती है। हे परमात्मा, जिन्होंने अपने कार्य करते करते हुए और जिन परिवारों को अपने आदमियों की आवश्यकता थी, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही भारत विकास परिषद का आज श्रद्धांजलि है। नमस्कार। धन्यवाद चंद्रसेन जी भाई साहब आपके मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि चंद्रसेन जी भाई साहब ने सबका आभार किया, श्याम जी भाई साहब, संपत जी भाई साहब, मुकुंद सिंह जी, त्रिभुवन जी, आप सब लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को और प्रेरणा देगा, और आने वाले टाइम पे हम संस्कार प्रकल्प में और अधिक काम कर पाएंगे। मैं संस्कार की सारी टीम का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बड़े संयुक्त भाव से इस कार्यक्रम की रचना में योगदान दिया। और आगे जैसा कि श्याम जी भाई साहब ने बताया था, हम पूरे जून महीने में अलग अलग जो हमारे जोन है उनकी संस्कार की बैठक करने वाले हैं चंद्रसेन जी भाई साहब के सानिध्य में। कल भी हमारे संस्कार के जितने सेक्रेटरीज हैं उनकी एक बैठक हमने शाम को 7:30 से 8:30 रखी है। मैं श्रीमान मुकुंद सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, राष्ट्रगान हम सब लोग करें, सब अपने अपने मोबाइल में इसको म्यूट रखेंगे, केवल भाई साहब राष्ट्रगान करेंगे, अपने स्थान पर खड़े होंगे। सावधान।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। धन्यवाद कुकुल सिंह जी भाई साहब, संस्कार टीम को, संतोष जी को, संस्कार पब्लिक को, जितने भी हमारे पदाधिकारी जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जॉइंट वेंचर से ये सफल हुआ है। और अगर इस कार्यक्रम में कोई गलती रही है और कोई कमी रही तो मैं व्यक्तिशः आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि भविष्य में उसका दोहरान नहीं होगा। पुनः श्याम जी भाई साहब, संपत जी भाई साहब और चंद्रसेन जी भाई साहब को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। और कोई सूचना केंद्र की, प्रांत की किसी की हो तो 1 मिनट में अपन दे सकते हैं सब कार्यकर्ताओं के बीच में। चंद्रसेन जी भाई साहब, कोई सूचना? वैसा चंद्रसेन जी अनम्यूट कर लें, वैसा चंद्रसेन जी वैसा अनम्यूट कर लें। कल रीजनल सेक्रेटरी की मीटिंग है, सेक्रेटरी की नहीं, रीजनल सेक्रेटरी की, रीजनल सेक्रेटरी की मीटिंग, रीजनल सेक्रेटरी संस्कार। संपत जी भाई साहब, आप तो कुछ अभी अपने औपचारिक बैठक तो खत्म हो गई, आप कुछ कह सकते हैं? आपको मार्गदर्शन हमारे लिए जरूरी है, आप हम सबसे वरिष्ठ है, कुछ बात भाई साहब। संतोष बहन जी से पूछो। संपत जी साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी, बलराज जी। और ये कोरोना, मैं अभी कोरोना से अफेक्टेड था, अभी लास्ट वीक के बाहर निकला था, तो ये स्ट्रेस क्या होता है आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई फेस एक रूम में पैक होना और 17 डेज तक उसमें पैक रहना रूम में। और जब वो रूम में पैक रहता था तो एक दरवाज़ा खोलते प्लेट से खाना दिया जाता है, सो मच स्ट्रेस आ जाता है। तो आपका ये जो आज लेक्चर था, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सुन रहा था। इट गिव द पॉजिटिवनेस इन द माइंड ऑफ द एवरी पर्सन। श्याम जी ने भी जो बातें बताई है वो अपने को करनी है, बिकॉज वो सब चीज़ें अपन सुन रहे थे, सोच रहे हैं, और हो भी सकता है आ भी जावे, वी डोंट नो, वी आर थिंकिंग। सो अपन सबको मिलकर काम करना है। बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? त्रिभुवन जी भाई साहब, त्रिभुवन जी अनम्यूट कर रहा। इसके बाद बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, और सब समय की बात होती है कि इस समय हमें सबसे पहले स्ट्रेस को रिलीव करना है, एंड वी आर गोइंग फॉर इट। फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज की बात बहुत समसामयिक थी, एंड बहुत अच्छे तरीके से शब्दों में, एक प्रोफेसर की तरह नहीं, एक मेंटर की तरह उन्होंने बताने का डॉक्टर साहब ने प्रयास किया है, एंड आई हाईली अप्रिशिएट। थैंक यू। संतोष जी दीदी, संतोष दीदी कुछ कहना चाह रही है? नमस्कार सभी को, नमस्कार। नहीं, मैं सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। जो कार्यक्रम की जो सफलता है वो इस बात पर है कि हम कितने जने उपस्थित रह के इस कार्यक्रम का फायदा उठाया है, लाभान्वित हुए हैं। तो इतनी संख्या में जो सब जने इकट्ठे हुए, मैं उन सबको बहुत बहुत तहे दिल से, अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने समय निकाल करके हमारा उत्साहवर्धन किया। हमने कार्यक्रम रखा और हमारी टीम को पूरी को आपने उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राठौड़ साहब, आप कुछ? मुकुल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे संगठन मंत्री, हमारे क्षेत्र के, उनका भी आशीर्वचन जरूरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिसको विषय को लेकर जब संस्कार की टीम उतरती है तो फिर ऐसे ही तरह से अपना आदमी को जिसको कहते हैं ना, एकदम हल्का फुल्का कर दिया भाई साहब ने। और ललित मोहन जी भाई साहब की जिस तरह की शैली थी, तो एक एक विषय को पारंगत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषय ज्वलंत आगे भी रहने चाहिए, ऐसा मेरा विचार। हमारे दीपक जी भाई साहब, हमारी टीम के सदस्य आदरणीय दीपक जी भाई साहब, दीपक जी रुइया साहब, दीपक जी अनम्यूट करें, दीपक जी अनम्यूट कर लें, दीपक जी अनम्यूट कर लें आप। नमस्कार, वंदे मातरम। मतलब जब पूरे कोरोना काल के अंदर में सब तरफ जहां निराशा का माहौल है, वैसे में वर्ष 21-22 के अंदर में संस्कार टीम ने ये एक सुंदर कार्यक्रम के साथ में आगाज किया है। और आशा नहीं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं
कि भारत विकास परिषद को हम किसी भी निराशा में नहीं जाने देंगे और संस्कार के नए नए प्रकल्प अब अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की लड़ी हम मतलब कि इस जून महीने से आप सबों के बीच में लाएंगे और पूरे के पूरे निराशा के बादल मतलब कि हटेंगे। चंद्रसेन जैन जी की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में टीम एकदम पूरे नए जोश और नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ में फिर से तैयार है कार्य करने के लिए। और कल से हम लोग अब बैठकों का दौर कर रहे हैं और कार्यक्रम हमारे बहुत जल्द ही मतलब कि आप सबों के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। सर, एक सूचना थी हमारे केंद्रीय कार्यालय से, आदरणीय हमारे जो उपाध्यक्ष है महेश बाबू जी, उनका समाचार मिला है 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है और हम सब लोग इस वातावरण को और अधिक शुद्ध करें, इसलिए अपने अपने घरों में जो अपने हवन सामग्री और जो कपूर वगैरह जो है उससे प्रातः काल जब भी अपनी सुविधा हो एक घर में हवन जरूर सब लोग करें, ताकि इस वातावरण में शुद्धि का एक वातावरण फैले और इस कोरोना महामारी से हम सब लोगों को मुक्ति मिले और वातावरण और पर्यावरण शुद्ध हो। ऐसा आग्रह हमारे केंद्रीय कार्यालय से सभी प्रत्येक कार्यकर्ता से है, हम सब लोग उसको पालन करें। सबका पुनः पुनः धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जय भारत, जय भारती। मैं चंद्रसेन जी वैसा से इस मीटिंग को समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा।